नमस्कार, मैं डॉक्टर क्षमा पांडे, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली। आज के अध्ययन का प्रकरण है विराम चिन्ह। इस पाठ के सीखने के अपेक्षित उद्देश्य इस प्रकार हैं। पाठ विराम चिन्ह के अध्ययन के पश्चात विद्यार्थी विराम चिन्ह के विभिन्न स्वरूपों का बोध कर सकेंगे। वाक्य के स्वरूप के अनुसार उचित विराम चिन्ह का अनुप्रयोग अपनी भाषा में कर सकेंगे। पूर्ण विराम के चिन्हों का प्रयोग वाक्यों की विविधता के अनुरूप कर सकेंगे। विराम चिन्हों के विविध भेदों को वर्गीकृत कर सकेंगे। अर्धविराम एवं अल्प विराम का उचित प्रयोग वाक्य निर्माण में कर सकेंगे। प्रश्न सूचक एवं विस्मय सूचक चिन्हों में विभेद कर सकेंगे। योजक, निर्देशक, विवरण आदि चिन्हों का शुद्ध अनुप्रयोग अपनी भाषा में कर सकेंगे। हंस पद जैसे चिन्हों का भी उचित अनुप्रयोग सीख सकेंगे। अब प्रारंभ करते हैं विराम चिन्ह से। विराम का अर्थ ठहरना, रुकना या विश्राम करना होता है। भाषा के संदर्भ में देखें तो भाषा के प्रयोग में, बोलने में एवं लिखने में वाक्य के भाव को समझने या समझाने के लिए आवश्यकता अनुसार कई बार हमें कुछ ठहराव लेना पड़ता है और यही ठहराव वाक्य के वास्तविक अभिप्राय को श्रोता तक प्रेषित करता है। भाषा की स्वाभाविकता हेतु लिया गया यह ठहराव क्या कहलाता है? विश्राम। और विश्राम के अर्थ को स्पष्ट करने हेतु प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। आगे स्पष्ट करते हैं कि विराम चिन्ह किस प्रकार भाषा को प्रभावी और अर्थवान बनाता है। लेखन या चिंतन मानवीय जीवन की एक विशेष मानसिक अवस्था है जिसमें भाव प्रबलता के कारण गति या ठहराव दोनों का ही समागम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वैचारिक प्रवाह हमारी मानसिक दशा की गति को परिवर्तित करता रहता है। यही कारण है कि लेखन कार्य में भी विराम चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। यदि उचित चिन्हों का उपयोग भाषा में नहीं किया जाता तो भाव प्रकाशन में अस्पष्टता से अर्थ ग्रहण बाधित हो सकता है। अब हम विराम चिन्ह की परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे। बोलते या पढ़ते समय भावों की स्पष्टता के लिए वाक्यों के अंत या मध्य में जो विराम चिन्ह आते हैं, लिखित भाषा में उन्हें दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो ये हो गई विराम चिन्ह की परिभाषा। अब हम थोड़ा इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में दृष्टिपात करेंगे। प्रायः यह भ्रम होता है कि विराम चिन्ह आधुनिक प्रत्यय, पंक्चुएशन, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में प्रयोग करते हैं, उसका अनुवाद है, किंतु वास्तविकता इससे भिन्न है। इसका ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है। पाणिनि से भी पूर्व विराम शब्द का प्रयोग या इसके मिलते जुलते अर्थ में इसका प्रयोग प्राप्त होता है। तैत्तिरीय प्रतिशाख्य में 4 प्रकार के विराम का उल्लेख मिलता है। ये एक श्लोक में इन विराम चिन्हों का इस प्रकार से उल्लेख किया गया है। ऋग विरामः, पद विरामो, विवृत्ति विरामः, समान पद, विवृत्ति विरामश्री, मात्रो द्विमात्र, एक मात्रोर्ध मात्र इत्यानुपूर्वेण। अर्थात ऋग विराम, पद विराम, विवृत्ति विराम, समान पद, विवृत्ति विराम का उल्लेख मिलता है। इन विरामों की मात्राएं क्रमशः 3, 2, 1 तथा अर्ध मानी गई हैं। इनमें
ऋग विराम चरण या छंद के अंत में आता है, जो आज की पूर्ण विराम जैसा चिन्ह प्रतीत होता है। ऋग का अर्थ छंद होता है, इसलिए इस विराम को ऋग विराम के नाम से जाना गया। इसके लिए प्रायः एक या दो खड़ी पाई लगाई जाने की परंपरा रही है। पाणिनि ने भी विराम शब्द का प्रयोग विरामो अवसान के रूप में किया है। यहां भी विराम का अर्थ मौन या ध्वनि का अभाव है। अशोक के अभिलेखों को देखें तो वहां पर भी दो चिन्ह मिलते हैं। यहां पर आपको दर्शाए गए हैं कि कौन से दो चिन्ह मिलते हैं, जिसे आज के संदर्भ में अर्धविराम या खड़ी पाई कहते हैं। इसी प्रकार पूर्व प्रदेशीय चालुक्य अभिलेख में भी विराम चिन्ह का दर्शन प्राप्त होता है। भारत में लेखन हेतु विराम चिन्हों का नियमित एवं व्यवस्थित प्रयोग यूरोपीय संपर्क के बाद प्रेस के प्रचार से बढ़ा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारे प्राचीन संदर्भों में विराम चिन्हों का उल्लेख नहीं मिलता है। औपचारिक प्रयोग हमारा अवश्य ही अंग्रेजी भाषा के संपर्क के साथ प्रारंभ हुआ। हिंदी में खड़ी पाई या पूर्ण विराम भारतीय परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका प्राचीन नाम दंड था। शेष चिन्ह अंग्रेजी परंपरा के माध्यम से यूरोप से आए। अधिकांश विराम चिन्ह मूलतः बिंदु पर आधारित हैं, जैसे अर्धविराम या यहां पर दर्शाए गए चिन्ह। विराम चिन्ह को हम एक उदाहरण से समझेंगे। एक वाक्य है जिसे आधार या मूल वाक्य के रूप में यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है समझाने की दृष्टि से। रोको मत जाने दो, ये बहुत ही प्रचलित वाक्य है। यहाँ पर आप देखिए विराम चिन्ह लगने से उसके प्रयोग किस तरीके से अलग अलग रूपों में हो रहे हैं। पहला वाक्य देखिए, रोको मत जाने दो। यहाँ पर जो आपका विराम चिन्ह है रोको के बाद आया है। दूसरा वाक्य देखिए, रोको मत जाने दो। यहाँ पर प्रयोग में विविधता हो गई। फिर तीसरा वाक्य देखिए, रोको मत जाने दो। यहां पर फिर वाक्य अलग रूप में प्रस्तुत हो रहा है। तो इस वाक्य में विराम चिन्ह, किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया? अल्प विराम का। और अलग अलग स्थानों पर इस अल्प विराम का प्रयोग करने से वाक्य के अर्थ में परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है। पाठक के भावबोध को सरल, सुबोध और बोधग्राह्य बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये अभी आपने उदाहरण से स्पष्ट रूप से समझा कि किस तरीके से विराम चिन्ह विषय वस्तु को सरल और बोधग्राह्य बनाते हैं। तो सार रूप में कह सकते हैं कि वाक्य के सुंदर गठन और भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए इन विराम चिन्हों की उपयोगिता एवं आवश्यकता मानी गई है। अब हम चर्चा करेंगे कि विराम चिन्ह की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। उचित विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा सुगठित तथा वाक्य आपस में सहसंबंधित हो जाते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से लंबे, मिश्रित और संयुक्त वाक्य सरल एवं बोधग्राह्य हो जाते हैं। उचित विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करता है, जिससे इसे समझने में सरलता आती है। विराम चिन्ह भाषा को अनुशासित करते हुए उसकी रचनागत अव्यवस्था एवं अवैज्ञानिकता को रोकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि हिंदी में कितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। तो हिंदी में प्रमुख रूप से 3 प्रकार के विराम चिन्ह माने गए हैं। 3 श्रेणियों में इनको वर्गीकृत किया गया है। प्रथम श्रेणी है प्रधान विराम चिन्ह, द्वितीय श्रेणी गौड़ चिन्ह और तृतीय श्रेणी संयुक्त चिन्ह। अब यहाँ पर हम विस्तार से इनको
देखेंगे। चिन्ह आप अपने मस्तिष्क पे अंकित करते जाइएगा। जो प्रधान विराम चिन्ह है उसके अंतर्गत कौन कौन से विराम चिन्ह आते हैं? अल्प विराम, इसे अंग्रेजी भाषा में कॉमा कहते हैं। अर्ध विराम, सेमीकॉलन। अपूर्ण विराम, ये कॉलन कहलाता है अंग्रेजी भाषा में। पूर्ण विराम, जिसे अंग्रेजी भाषा में फुल स्टॉप कहते हैं, इसे खड़ी पाई चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। गौड़ चिन्ह, इसके अंतर्गत आते हैं निर्देशक चिन्ह, जिसे अंग्रेजी भाषा में डैश कहते हैं। योजक चिन्ह, ये हाइफन कहलाता है अंग्रेजी भाषा में। और प्रश्नवाचक चिन्ह, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। विस्मयादिबोधक चिन्ह, मार्क ऑफ इंटरसेक्शन। कोष्ठक चिन्ह अंग्रेजी भाषा में ब्रैकेट कहलाता है। इकहरा अवतरण चिन्ह, इसे हम सिंगल इन्वर्टेड कामा कहते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त चिन्ह की। इसके अंतर्गत आते हैं उद्धरण चिन्ह, जिन्हें हम अंग्रेजी भाषा में डबल इन्वर्टेड कामा कहते हैं। विवरण चिन्ह, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विवरण चिन्ह किस प्रकार बनता है। लोप निर्देशक चिन्ह, जिसमें हम डैश डैश करके छोड़ देते हैं। संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह, ये छोटा बिंदु होता है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, इसमें यहाँ पर देखें कि किस प्रकार से पुनरुक्त सूचक चिन्ह बनता है। और इसी के अंतर्गत आता है तुलना सूचक या समानता सूचक चिन्ह, इसका भी यहाँ पर चिन्ह दर्शाया गया है। समाप्ति सूचक चिन्ह, यहाँ पर यह चिन्ह दर्शाया गया है जब अवतरण समाप्त होता है तो समाप्ति के रूप में इस चिन्ह को यह सूचना देने के लिए दर्शाया जाता है कि अब हमारी बात यहाँ से समाप्त हो चुकी। हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह, वो भी यहाँ पर दर्शाया गया है। और इसी श्रेणी में आता है अपूर्णता सूचक चिन्ह। अब प्रारंभ करते हैं पूर्ण विराम से, और इसे हम विस्तार पूर्वक समझेंगे कि पूर्ण विराम कहाँ पर किस प्रकार प्रयुक्त होता है। इसे पाई भी कहते हैं। पूर्ण विराम का शाब्दिक अर्थ है पूर्ण ठहराव। इस विराम चिन्ह का प्रयोग भाषा लेखन में तब किया जाता है जब वाक्य पूर्ण हो या समाप्त हो जाता है और पूर्ण अर्थ भी संप्रेषित हो जाता है। सरल वाक्यों में हम देखें कि इसके उदाहरण क्या हैं। जैसे मैं राम मंदिर कई बार देख चुका हूँ, तो यहाँ पर वाक्य पूर्ण है और अर्थ भी स्पष्ट है, तो पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। दूसरा वाक्य देखें, जीवन में सदा ईमानदार रहना चाहिए, तो यहाँ पर भी हम पूर्ण विराम का प्रयोग कर रहे हैं। आज्ञा सूचक संक्षिप्त परंतु पूर्ण वाक्यों में बाहर जाओ, यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग है क्योंकि यहाँ पर वाक्य अपने आप में पूर्ण हो रहा है। तुम अंदर नहीं आओगे, ये भी वाक्य पूर्ण है। संयुक्त एवं मिश्र वाक्यों के अंत में भी पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक हम उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। चौपाई के दूसरे चरण में दो पूर्ण विराम लगाए जाते हैं। इसी प्रकार दोहा सोरठा के अंत में भी पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में भी पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम गरीब हो, यहाँ पर अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य है लेकिन पूर्ण है यहाँ पर, इसलिए पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। दूसरा वाक्य देखिए, अध्यापक ने छात्र से पूछा कि उसके कम अंक क्यों आए, यहाँ पर भी पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर कुछ विशेष प्रावधान है जिन्हें भी समझना आवश्यक है। प्रश्नवाचक एवं विस्मयादिवाचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह नहीं लगता। अंग्रेजी भाषा के अनुसरण पर कहीं कहीं ये बिंदु का प्रयोग देखने को मिलता है,
जिसे हम पूर्ण विराम के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जो कि हिंदी भाषा की प्रकृति के आधार पर समीचीन नहीं कहा जा सकता। अब हम बात करेंगे अर्धविराम की। अर्धविराम का चिन्ह यहाँ पर दर्शाया गया है। अर्धविराम का अभिप्राय है आधा ठहराव, अर्थात पूर्ण विराम की तुलना में कम विश्राम की अवस्था में अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। समानाधिकरण उपवाक्यों के मध्य में अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे हमें घर पहुंचना है, भोजन तैयार करना है, अन्य तैयारी भी करनी है। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस प्रकार से अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। ठहराव कितना है? अल्प है। मिश्रित वाक्यों के उपवाक्यों में विशेष रूप से बल देने के लिए भी अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। लोभ मनुष्य का शत्रु है, इसे जीतना आवश्यक है। यदि वाक्य में विरोधपूर्ण कथन हो, जैसे जो धैर्यवान होते हैं वे विषम परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं, तो यहाँ पर हमें आवश्यकता किसकी थी? अर्धविराम की। आजकल जो गलत होते हैं वही इज्जत पाते हैं, यहाँ पर भी हल्का ठहराव था, इसलिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग हुआ। यदि वाक्य में कुछ रुकने की आवश्यकता हो, जैसे दवाई लेते रहो, इससे जल्दी ठीक हो जाओगे, तो यहाँ पर दवाई लेते रहो के बाद थोड़ा सा रुकने की आवश्यकता थी। दुर्व्यसन से बचकर रहो, ऐसा उपदेश महात्मा देते हैं। कारणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है? देखिए, हवा के दबाव का हमारे शरीर पर सीधा प्रभाव प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि विपरीत दिशा का दबाव उसके प्रभाव को शून्य कर देता है। यहाँ पर ठहराव था कारणवाचक क्रिया और विशेषण में, इसलिए यहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग किया गया। प्रायः दीर्घ या लंबे कथनों में लेकिन, परंतु एवं किंतु से पूर्व भी अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं वकील के पास गया, वे ऑफिस पर ही थे परंतु उनसे बात नहीं कर सका, तो यहाँ परंतु के पहले क्या लगा है? अर्धविराम। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहते हैं, लेकिन वहाँ सभी सुविधाएं नहीं होती हैं। अब बात करेंगे अल्प विराम की। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, अर्थात ऐसा ठहराव जो अर्धविराम की अपेक्षा कम हो, मतलब ठहराव और कम हो गया। अल्प विराम का प्रयोग देखिए किन किन स्थितियों में होता है। किसी भी कथन के आरंभ में हाँ या नहीं के पश्चात, जैसे हाँ मैं अवश्य पढ़ूंगा। दूसरा वाक्य देखिए, नहीं हमने ऐसा नहीं कहा था। संबोधन को विशेषता देने के लिए यहाँ पर भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। मीना अपनी पुस्तक ले लो, संबोधन है इसलिए अल्प विराम दिया गया। श्रीमान मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर भी अल्प विराम का प्रयोग है। किसी की कही हुई बात या उद्धरण के पूर्व, यहाँ पर देखिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार हो रहा है। शिक्षक ने बताया पृथ्वी गति करती है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, राधा बोली आपने जो किया वह उचित है। और जगह कहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होता है ये संक्षेप में हम बता रहे हैं। पत्र में संबोधन, अभिवादन, समापन, दिनांक एवं पता लिखते समय, जैसे हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो पत्र के आरंभ में महोदय के बाद क्या होगा? अल्प विराम। पूज्य माता जी, प्रिय मित्र, ये क्या है? संबोधन, अभिवादन, तो यहाँ पर भी अल्प विराम होगा। अंत में जब हम लिखते हैं भवदीय या आपका आज्ञाकारी, वहाँ पर भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। पता लिखने में, जैसे कि यहाँ पर एक पता दर्शाया गया है 10C, इसके बाद अल्प विराम का चिन्ह ग्रीन पार्क,
उसके बाद अल्प विराम का चिन्ह, फिर बरेली। तो इस तरीके से यहाँ पर पता लिखने में भी अल्प विराम के चिन्ह का प्रयोग होता है। इसी प्रकार तिथि लिखने में भी 17 अगस्त अल्प विराम 2022। तो ये अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है। जब मिश्रित या संयुक्त वाक्यों के बीच में विशेषण उपवाक्य का प्रयोग हो तब हम किस प्रकार से अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसको उदाहरण में हम ऐसे समझ सकते हैं, वह व्यक्ति जो हमें पार्क में मिला था वह मेरा सहपाठी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कैसे किया गया। पदबंध के उपवाक्यों में या समानाधिकरण शब्द के मध्य में भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे शाम हुई, दिए जल उठे, पूरा महल रोशनी से जगमगा उठा। आगे देखते हैं, वाक्यों में आए शब्द युग्म अलग करने के लिए, जैसे लाभ हानि, सुख दुख, जीवन मरण सब विधाता रचित है। इस वाक्य में लाभ हानि, सुख दुख, जीवन मरण, यहां पर शब्द युग्म को अलग करने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया। शब्द या वाक्यों की पुनरावृत्ति में उदाहरण देखिए, भागो भागो, आग फैल रही है, इधर मत आइए उधर जाइए, शिक्षक की बात सुनिए। यहाँ पर भी जब वाक्यों में शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो किस प्रकार से अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, यह स्पष्ट हो चुका होगा। जब तब, यह वह, कभी कभी आदि के प्रयोग में भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कभी कभी हमारे घर भी आया करो। इसी प्रकार दूसरा वाक्य देखते हैं, तो तब सभी ने हाथ खड़े कर दिए। जब एक ही वाक्य में अनेक नाम, वस्तु आदि का प्रयोग होता है, उसका उदाहरण समझने का प्रयास करिए। रजनी, माया, केतन, मदन कक्षा में हैं। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, सब्जी, चावल, आटा, दाल सभी उपलब्ध है। दूसरी स्थिति, वाक्य में आए उपवाक्यों को पृथक करने के लिए भी अल्प विराम का हम प्रयोग करते हैं। जो अकर्मण्य होते हैं उनकी किस्मत भी रूठ जाती है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसी परिस्थिति आएगी देख लेंगे, तो अल्प विराम यहां पर प्रयुक्त हुआ। उपलब्धियों में भेद करने के लिए जो हमारी डिग्री होती है उसमें जब हम उन्हें साथ में लिख रहे होते हैं तो वहां पर भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे बीए, बीएड, एमए, एमएड, तो यहाँ पर इनको भेद करने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन ऐसे शब्दों के पूर्व भी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए, मैं विद्यालय गया लेकिन शिक्षक नहीं मिले, उसने कठिन मेहनत की इसलिए प्रथम आया। तो यहाँ पर अल्प विराम की आवश्यकता है, इसलिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया। संख्याओं तथा अंकों के बीच में भी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर संख्याओं को लिखा गया है और संख्याओं को भेद करने के लिए उनके बीच में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब हम विचार करेंगे कि प्रश्न सूचक चिन्ह के प्रयोग की स्थितियां क्या क्या होती हैं। तो प्रारंभ करते हैं। सभी प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, वहां क्या करते हो, तो यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है। तुम कहां रहते हो, यहां पर भी प्रश्न पूछा जा रहा है। यदि किसी लंबे कथन में अनेक प्रश्न हो तो वाक्य के पूर्ण होने पर ही अंत में प्रश्न चिन्ह आएगा, बीच में नहीं आता है, यह ध्यान रखिएगा। जैसे उदाहरण देखिए,
तुम कौन हो, क्या करते हो, कहाँ जाते हो, यह सब तुम क्यों करते हो। यहाँ पर वाक्य के अंत में ही प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। संदेह या अनिश्चय की स्थिति में भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वह समाज सेवक है, वाह क्या कह सकते हैं, वह विद्वान है, सभी जानते हैं। यहाँ पर संदेह या अनिश्चय की स्थिति है। विस्मय सूचक चिन्ह और इसके प्रयोग की क्या स्थितियां होती हैं। आश्चर्य, हैरानी, विस्मय जैसे मनोभावों को प्रकट करने में, जैसे उदाहरण देखिए, आह कितना मार्मिक दृश्य है, आह कितना सुखद भाव है, काश तुम मेरे साथ होते, हाय यह बेकार में फंस गया, तुम भी विचित्र इंसान हो, नहीं यह संभव नहीं। तो यहाँ पर इन वाक्यों में देखें किस प्रकार से विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। संबोधन प्रकट करने के लिए भी विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। माधुरी मेरी बात सुनो, श्रीमन मुझे भी बात करने दीजिए। इसी प्रकार भावावेग प्रकाशन के लिए भी विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चुप क्यों खड़े हो, क्या जबान नहीं है, दुखद, अत्यंत दुखद। तो इन वाक्यों में भी मनोभाव या मनोवेग के प्रकाशन के लिए विस्मय सूचक चिन्हों का प्रयोग किया जा रहा है। अब बात करेंगे हाइफन चिन्ह की। तत्पुरुष तथा द्वंद्व समास में हाइफन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे सुख दुख, राजा रानी, भाई बहन। तुलनात्मक स्थिति में जहाँ पर सा, सी, से ये होते हैं, इनके पूर्व हाइफन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तुमसा भाई, सुदामा सा मित्र। द्वित्व की स्थिति में भी हम हाइफन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब जब, यहाँ पर जब जब के बीच में हाइफन का चिन्ह प्रयोग किया गया। धीरे धीरे, दर दर, चर चर। मध्य के प्रतीक के रूप में किस प्रकार हाइफन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत है। राम रावण युद्ध, दोनों के मध्य की बात कर रहा है तो हाइफन चिन्ह का प्रयोग होगा। लक्ष्मण परशुराम संवाद। अक्षर रूप में लिखी जाने वाली संख्याओं के बीच में भी हाइफन चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे 1/3, तो 1 और तिहाई के बीच में हाइफन चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार 1/4, यहाँ पर भी हाइफन चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब हम बात करेंगे निर्देशक चिन्ह या डैश चिन्ह का। इसकी प्रयोग की क्या स्थितियां होती हैं। निर्देशक चिन्ह का आकार योजक या विभाजक की अपेक्षा बड़ा होता है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है, जैसे पहला वाक्य देखिए, अधिकारी क्यों आए हो, तो अधिकारी और क्यों आए हो के बीच में किस चीज का प्रयोग किया गया, निर्देशक चिन्ह का। इसी प्रकार दूसरा वाक्य देखिए, लिपिक यह संदेश देने, तो ये वार्तालाप है, अधिकारी निर्देश कर रहा है, लिपिक ने भी अपनी बात कही। फिर अधिकारी क्या संदेश है, तो यहाँ पर अधिकारी के बाद, लिपिक के बाद और फिर अधिकारी के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। किसी विशेषता को बताने में भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे उदाहरण देखिए, सर्वनाम के 6 प्रकार के भेद हैं, तो यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग अंत में किया गया है। कहना, बोलना, बताना, लिखना आदि क्रियाओं के साथ निर्मल ने कहा मैं तुम्हें यह कलम वापस दूंगा, तो यहाँ पर कहा के बाद किस चीज का प्रयोग है, निर्देशक चिन्ह का। काव्यांश या गद्यांश के अंत में कवि या लेखक या विद्वान के नाम से पहले, जैसे चरित्र अनमोल है, तो ये कथन है प्रेमचंद का, तो यहाँ पर डैश या निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण देखें, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये भी काव्य का अंश है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित है, इसलिए यहाँ पर
निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। निम्नांकित अथवा निम्नलिखित शब्द के पश्चात भी निर्देशक चिन्ह का या डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यथा इसके भेद निम्नांकित हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता या विशेषण या परिचय के पश्चात भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक निर्देशक चिन्ह, फिर आगे लिखेंगे अज्ञेय। सोने की चिड़िया क्या है? विशेषता। उसके बाद क्या लिखेंगे? निर्देशक चिन्ह, फिर भारत। तो वाक्य कैसे होगा? सोने की चिड़िया भारत। अब बात करेंगे अवतरण या उद्धरण चिन्ह। इन चिन्हों के प्रयोग की स्थितियां क्या क्या हो सकती हैं? किसी व्यक्ति के कहे हुए वाक्य या शब्द को बिना परिवर्तन किए हुए उसी रूप में उद्धृत करने के लिए, जैसे सुभाष चंद्र बोस का कथन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ पर जो उनका कथन है उसको उद्धृत करने के लिए यहाँ पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जिसे अंग्रेजी भाषा में डबल इन्वर्टेड कामा कहते हैं। किसी अवतरण में यदि कवि या लेखक का उपनाम आता है, किसी पाठ का शीर्षक, पुस्तक या समाचार पत्र आदि को इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। पहले हमने बात की डबल इन्वर्टेड कामा की, अब यहाँ पर इकहरे उद्धरण चिन्ह की बात हो रही है। जैसे उदाहरण देखें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा लिखी। तो यहाँ पर पुस्तक है, पुस्तक को हमने इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा। आज हम कामायनी का अध्ययन करेंगे। तो कामायनी क्या है? पुस्तक है, तो पुस्तक को हमने इकहरे उद्धरण चिन्ह में प्रस्तुत किया। नंदन बच्चों की प्रिय पत्रिका है। सूक्तियों और कहावतों तथा काव्य पंक्तियों और उपलब्धियों एवं उपवाक्यों में भी इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नाच न आवे आंगन टेढ़ा। तुलसीदास जी अहंकार के संबंध में कहते हैं, समरथ को नहीं दोष गोसाई। तो यहाँ पर इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह के प्रयोग की क्या स्थितियां होती हैं? चिन्ह यहाँ पर स्पष्ट है। विवरण चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य के अंश को पूरा करने के लिए होता है। जैसे विस्तृत विवरण इस प्रकार है, तो पहले हम कॉलन लगाते हैं, फिर एक खड़ी पाई लगाते हैं, ये होता है आपका विवरण चिन्ह। दूसरा उदाहरण, वाक्य के भेद निम्नलिखित हैं। तो उसके बाद विवरण चिन्ह आएगा, क्योंकि ये माना जाता है कि इसके बाद वाक्य का विवरण दिया जाएगा, उसके भेदों का विवरण दिया जाएगा। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि आधुनिक प्रयोग में जब भाषा लिखते हैं या वाक्य बनाते हैं तो विवरण चिन्ह का प्रयोग कम हो गया है और इसके स्थान पर डैश चिन्ह का ज़्यादा प्रयोग देखने को मिलता है। कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति, पुस्तक या वस्तु के संबंध में ही कोई सूचना देने के लिए होता है। जैसे जयशंकर प्रसाद कृत महाकाव्य कामायनी हिंदी की ही नहीं विश्व की श्रेष्ठ कृति है। तो यहाँ पर कामायनी एक पुस्तक है और उसके संबंध में सूचना दी जा रही, इसलिए उसको कोष्ठक में रखा गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, भवभूति। संस्कृत के महान नाटककार, तो यहाँ पर भी संस्कृत के महान नाटककार को कोष्ठक के अंतर्गत रखा गया है। नाटक के पात्रों के हाव भाव क्रियाकलापों की सूचना देने के लिए पात्रों के कथन के पूर्व भी कोष्ठक चिन्ह लगाते हैं। जैसे संवाद उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है, परशुराम क्रोधित होकर। क्रोधित मतलब यहाँ पर पात्र के संवेग को प्रदर्शित किया गया है। यह अभद्र बालक कौन है? लक्ष्मण, बताते हुए मैं लक्ष्मण हूं। क्रम प्रदर्शित करने के लिए भी कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हम क्रम में लिखते हैं क ख ग, तो यहाँ पर भी कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अंक लिखते हैं, वो भी क्रम के लिए लिखते हैं,
1, 2, 3 तब भी हम उन्हें कोष्ठक में प्रदर्शित करते हैं। हंस पद या त्रुटिपूर्वक चिन्ह के प्रयोग की क्या स्थितियां होती हैं? तो ये चिन्ह यहाँ पर हंस पद का यहाँ प्रदर्शित किया गया है। वाक्य लिखते समय यदि कुछ छूट जाता है तो उसे पंक्ति के ऊपर लिखकर इस चिन्ह से उसकी सूचना देते हैं। जैसे मानवता ही का धर्म है, यहाँ पर मानव छूट गया तो हम चिन्ह का प्रयोग करेंगे और ऊपर मानव लिख देंगे, जिससे पाठक ये समझ जाए कि मानव शब्द छूट गया था। अब विचार करेंगे संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह के प्रयोग की स्थितियां क्या होती हैं। शब्दों को संक्षिप्त रूप लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि डॉक्टर के लिए डा लिखा होता है और उसके आगे एक बिंदु अंकित होता है। इसी प्रकार पंडित के लिए भी हम देखते हैं कि एक बिंदु अंकित कर दिया जाता है। कृपया पृष्ठ उलटिए, क्र प्र उ, इसके आगे बिंदु लगे होते हैं जो अपने आप स्पष्ट कर देता है कि इसका अर्थ है कृपया पृष्ठ उलटिए, डॉक्टर या पंडित। तो ये संक्षेप सूचक चिन्ह होते हैं जिनसे हमें पूर्ण शब्द का ज्ञान हो जाता है। अपूर्णता सूचक चिन्ह, इनके प्रयोग की स्थितियां क्या होती हैं? जब कोई बात पूर्ण न कहकर बीच में अपूर्ण छोड़ दी जाती है तो वह दर्शाने के लिए अपूर्णता सूचक चिन्ह, कई बार हम क्रॉस के चिन्ह लगाते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण हम देखें कि कोई अपूर्ण कविता, हमने पहली लाइन लिख दी और अंतिम लाइन लिख दी। जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें, और बीच की पंक्तियां हम नहीं लिखना चाहते और उसके बाद अंतिम पंक्ति लिख दी, तो यहाँ पर अपूर्णता का चिन्ह लगाना आवश्यक होता है, जिससे ये पता चल जाए कि प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति के मध्य शेष पंक्तियां अपूर्ण हैं। समाप्ति सूचक चिन्ह के प्रयोग की क्या स्थितियां होती हैं, इस पर विचार करते हैं। किसी वाक्य, प्रसंग या अध्याय की समाप्ति पर समाप्ति सूचक स्वरूप कुछ डैश फिर क्रॉस, कुछ डैश फिर क्रॉस फिर कुछ डैश, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह चिन्ह यहाँ दर्शाया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। यह समाप्ति का सूचक होता है। तुलना सूचक चिन्ह, इसको गणित भाषा में बराबर के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग बराबरी को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे 2 गुणे 2 बराबर 4। पराजय संधि है, इसका विच्छेद करेंगे तो परा धन जय बराबर पराजय। तो ये तुलना सूचक है कि इसकी तुलना कैसे की जा रही है। पुनरुक्ति सूचक, इस चिन्ह को यहाँ पर दर्शाया गया है और इस चिन्ह को प्रयोग किसी बात को दोहराने की स्थिति में किया जाता है, जब कोई बात हम दोहरा रहे होते हैं। जहाँ उदाहरण देखिए, रमेश कुमार कक्षा 11वीं, दिनेश कुमार, फिर हमें लिखना अगर कक्षा 11वीं, तो यहाँ पर हम पुनरुक्ति का चिन्ह लगा देंगे, जिससे अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि जितेंद्र अग्रवाल के बाद आना है कक्षा 11वीं। तो इस तरीके से जब कोई बात बार बार कही जाती है तो वहाँ पर पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर पाठ समाप्त हो रहा है। आपके समक्ष पाठ के सार बिंदु प्रस्तुत हैं। प्रस्तुत पाठ में विराम चिन्हों के विभिन्न प्रकारों का विस्तृत वर्णन किया गया। भाषा की स्वाभाविकता हेतु लिया गया यह ठहराव विराम कहलाता है एवं विराम के अर्थ को स्पष्ट करने हेतु प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह जो होते हैं वो भाषा को अनुशासित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं और उसमें किसी भी प्रकार की रचनागत अव्यवस्था होती है उसे भी वो रोकने की कोशिश करते हैं। इस पाठ में बताया गया कि विराम चिन्ह 3 प्रकार के होते हैं: प्रधान विराम चिन्ह, गौड़ विराम चिन्ह तथा संयुक्त विराम चिन्ह। इस पाठ में यह स्पष्ट किया गया कि इन तीनों श्रेणियों के अंतर्गत जो विराम चिन्ह आते हैं वो किन स्थितियों में
प्रयोग किए जाते हैं और उन्हें उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट किया गया। इसके साथ ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है और इस अध्ययन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे पाठ का जो विषय होगा वो होगा भावार्थ एवं व्याख्या। तो इसी के साथ आज के पाठ को हम विराम देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।